नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया है। यह फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। श्री मोदी ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है, जिसके कारण 12वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थित थे। यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा का चुनाव समय पर होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भरोसा दिया है कि इन्हें समय पर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कोरोना चुनाव में हुए चुनाव से काफ़ी अनुभव मिला है। गौरतलब है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो रहा है, जबकि वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल मई तक चलेगा। यूपी में उत्तर प्रदेश में हाल में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद खाली पड़े हुए पदों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन सीटों के लिए अब 12 जून को वोटिंग होगी, वहीं 14 जून को मतगणना और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव में कई जगहों पर जीते हुए प्रत्याशियों का कोरोना के चलते निधन हो गया था और कहीं चुनाव संपन्न नहीं कराए जा सके, जिसके चलते प्रदेश में लगभग 21,000 ग्राम पंचायतों का गठन अभी तक नहीं हो सका था। यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं को मिल सकता है राहत, अब उनके बिजली बिल हो सकते हैं कम। पावर कॉरपोरेशन जल्द ही बिजली दरें कम करने का प्रस्ताव नियामक आयोग को देने की तैयारी कर रहा है। मंगलवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा दिए गए कोरोना टैरिफ पर नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से जवाब मांगा है। कंपनियों से जवाब मिलने के बाद आयोग नई दरें घोषित कर सकता है। वैसे तो यह आज के हालात में अजूबा लगता है, लेकिन चुनाव को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि जून में नए होने वाले टैरिफ से उपभोक्ताओं को शायद राहत मिल सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को विफल करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की दिशाहीनता के कारण ही टीके का उत्पादन और वितरण दोनों चौपट हो गया है। प्रियंका ने सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत किए गए फेसबुक पोस्ट में यह दावा भी किया है कि केंद्र सरकार की नीति के चलते इस वक्त देश में टीके के अलग अलग दाम हैं और इंटरनेट व दस्तावेजों से वंचित लोगों को टीका लगाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यूट्यूब पर काम करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर, अब इस प्लेटफार्म से पैसा कमाने वाले यूट्यूबर को 1 जून से अपनी कमाई पर टैक्स देना होगा। हालांकि जो क्रिएटर्स अमेरिकी हैं उनके लिए किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन दुनिया के बाकी क्रिएटर्स पर यह टैक्स 24% तक लगाया जाएगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो YouTube पर वीडियो बनाकर पैसा कमाते हैं। ऐसे यूजर्स भारत में भी काफ़ी संख्या में हैं जो एक जॉब की तरह इस काम को करते हैं। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बाद संक्रमण दर कम होने से बेशक दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन दिल्ली के सभी ऐतिहासिक पुरातात्विक स्मारक और संग्रहालय 15 जून तक बंद रहेंगे, जबकि यह पहले 31 मई तक बंद करने के आदेश थे। इसके लिए आज केंद्रीय संस्कृति मंत्री के भारतीय पुरातत्व विभाग ने आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आज एम्स में भर्ती कर दिया गया है। उन्हें कोविड हुआ था, लेकिन ठीक होने के बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। 21 दिल्ली में देसी विदेशी शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी, अब उन्हें कोरोना पीरियड में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में देसी विदेशी शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी है। इसके लिए ऑर्डर मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के जरिए दिया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने संशोधित अधिनियम आबकारी नियम के अधीन शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। क्या आपको मालूम है कि 1 महीने में 17 बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है? हाँ, यह बात सच है। बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव के दौरान लगभग 2 माह तक पेट्रोल व डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन चुनाव खत्म होते ही 4 मई से जो दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ वह अब तक के सबसे नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आज मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 72 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर थी। इसके लिए जनता कर भी क्या सकती है।
यूपी में 3 और जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का निर्णय योगी सरकार ने लिया है। इन जिलों में भी कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 600 से कम हुई है। ये 3 जिला लखीमपुर, गाजीपुर और जौनपुर हैं, जहां कल सुबह 7 बजे से कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी जाएगी। अभी तक आपने शादी में हर्ष फायरिंग की बात सुनी होगी। कभी कभी दूल्हे राजा द्वारा भी फायरिंग की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुल्हन स्टेज पर चढ़ने के पहले रिवॉल्वर से फायर किया, फिर जयमाल के लिए स्टेज पर कदम रखा। यह दिलचस्प शादी यूपी के प्रतापगढ़ जिले के जेठवाड़ा इलाके में 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय पुलिस हकीकत का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। अभी यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर विपक्ष रणनीति ही बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से अधिक सीट लेकर फिर सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री से मुलाकात के बाद श्री मौर्य ने यह बात कही। वैसे राजनीतिक गलियारों में कुछ दिनों से श्री मौर्य को एक बार फिर से प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी देने की बात जोर शोर से उठ रही है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन चारवाक दर्शन में यह कहा गया है कि अगर धुआं है तो कहीं न कहीं आग जरूर है। बहरहाल हम और इंतजार करते हैं। वाराणसी में एक भयंकर हादसे की खबर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में के लिए ललिता घाट स्थित गोयनका छात्रावास का अधिग्रहण किया गया था। सोमवार की रात कार्यदायी संस्था के मजदूर छात्रावास की जर्जर हिस्से के नीचे सोए हुए थे। मंगलवार तड़के 4 बजे लगभग छात्रावास की जर्जर हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरने से उसके मलबे के नीचे 9 मजदूर दब गए, जिसमें से 2 की दर्दनाक मौत हुई, वहीं 7 घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों को समुचित इलाज करने का निर्देश दिया है। वाराणसी से ही एक और खबर आ रही है, जब बदमाशों ने एक रिटायर्ड फौजी को गोली मार दी। रिटायर्ड फौजी ग्राम प्रधान का भाई बताया जा रहा है। यह वाकया मंगलवार सुबह खेत में खाद डालने गए ग्राम प्रधान के बड़े भाई और रिटायर्ड फौजी को बदमाशों ने गोली मारी। घायल का इलाज बीएचयू में चल रहा है। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घटना की सूचना पर फूलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर इसकी जांच कर रही है। वाराणसी से ही सटे चंदौली जिले में भी चुनावी रंजिश को लेकर एक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पति पंकज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर गांव वालों ने प्रधान के शव को सड़क पर रखकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। वारदात को अंजाम तब दिया गया जब वो सुबह की सैर करने निकले थे। आपको यह भी बता दें कि सोमवार की देर शाम डॉक्टर के अपहरण के बाद अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। वहीं मंगलवार की सुबह बदमाशों ने एक बार फिर बलुआ थाना क्षेत्र के महरौरा गांव के प्रधान पति पंकज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब यह बैंक किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर पाएगा। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई का संभावना न देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा कि इसके अतिरिक्त बैंक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करता है। वैसे आरबीआई ने कहा है कि 98% ग्राहकों को पूरा पैसा दिया जाए। कारोबार कर जीवन यापन करने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने अब इस बार मासिक जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 26 जून तक बढ़ा दी है। कोरोना के चलते सीबीआईसी ने कहा कि मई 2021 के लिए फार्म जीएसटीआर फर्स्ट में बहिर्गामी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की तय तारीख 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। कारोबारी अब 26 जून तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ खाता धारकों के लिए भी राहत भरी खबर है। अब वह दूसरी बार कोविड का एडवांस ले सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी ने देश की जनता की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश में महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के मद्देनज़र अपने सब्सक्राइबर्स को राहत देने के लिए अहम फैसला लिया है। भगवान राम में आस्था रखने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 400 फीट लंबाई में नींव की 4 लेयर तैयार हो चुकी है। राम मंदिर की नींव कुल 44 लेयर भरी जानी है।
लेयर निर्माण का कार्य 24 घंटे चल रहा है। अब तक 400 फीट लंबाई 300 फीट चौड़ाई में नींव की कुल 4 लेयर तैयार हो चुकी है, जबकि 5वीं लेयर पर काम चल रहा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक व शेयर अवश्य करें। आप इस खबर को विस्तृत रूप से हमारे वेबसाइट 24timetoday.com पर भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।